हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो अभी तक जो चैप्टर हमने किया था दैट वाज डिमांड। सब कुछ हम पढ़ रहे थे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या सोचता है, उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी डिमांड है, वो सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर क्या चाहता है। प्रोड्यूसर कब अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, कब अपनी सप्लाई को कम करेगा। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे सब कुछ प्रोड्यूसर के हिसाब से कि प्रोड्यूसर आखिर क्या चाहता है, कब उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है और ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर वो सप्लाई को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये होगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट producers are willing and able to offer to the market at various prices during a period of time। अब ये पूरी डेफिनेशन है सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले बात हो रही है कि इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी है, गुड्स की या सर्विसेज की, जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में देना चाहता है, ऑफर करता है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एंड एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टाइम पीरियड 1 वीक, मंथ, ईयर कुछ भी हो सकता है। तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ, जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर करता है एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज सप्लाई। तो ये सिंपल सप्लाई की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो तीन चीजें के अंदर हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि उन तीनों में से हम सप्लाई किससे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया गुड्स का, 80,000 रुपीज के गुड्स उसने प्रोड्यूस किए। अब वो मार्केट में सेल करना चाहता है, ऑफर करना चाहता है 60,000 के गुड्स। एक्चुअल सेल होती है उसकी 50,000। एक्चुअल सेल कितनी, 50,000। तो अब इन तीनों में से हम सप्लाई किससे कहेंगे, जो उसने प्रोड्यूस किया या जो मार्केट में ऑफर करना चाहता है या जो उसकी एक्चुअल सेल है। तीनों में से हम किससे कहेंगे। तो एज पर डेफिनेशन, जो प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करना चाहता है, ऑफर करता है, उसी को हम सप्लाई कहेंगे। तो यहां पर हम सप्लाई कहेंगे किसको, 60,000 को, राइट। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ सप्लाई के अंदर अब दो पॉइंट्स और हैं, उसको हम थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। सप्लाई रेफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल, जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। एक्चुअल सेल इज नॉट रेलेवेंट। वास्तव में कितनी सेल हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितना सेल करना चाहता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, कितना उसके पास स्टॉक अवेलेबल है, कितना वो सेल करना चाहता है, ऑफर करता है, दैट इज सप्लाई। देन सेकेंड वन इज सप्लाई इज अ फ्लो। तो ये भी डिमांड की तरह क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस है। तो सप्लाई ऐसा नहीं कि आज हमने कितने गुड सप्लाई किए, ये कंटिन्यूअस है। 1 वीक में हम इसको मेजर कर सकते हैं, 15 डेज में, मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, ईयर, कैसे भी इसे मेजर किया जा सकता है। तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन। तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन की बात नहीं है, एक टाइम पीरियड की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इट शुड बी पर यूनिट ऑफ टाइम। तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, कैसा भी हो सकता है। तो ये हो गई सप्लाई की डेफिनेशन। अब सप्लाई के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे डिटरमिनेंट्स है जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, यानी कि कब सप्लाई बढ़ेगी या कब सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हमें कैसे पता चलता है, कुछ फैक्टर्स से। तो इन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं सप्लाई बढ़ेगी या फिर कम होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा और गुड्स की प्राइस कम होती है तो क्या होगा। तो डिमांड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड कम करने लग जाता है, और साथ में हमने पढ़ा था ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दूसरे सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं सेटरिस पेरिबस। तो उसी तरह की अजम्पशन यहां पर भी है। अदर थिंग्स
रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब ceteris paribus यहां पर भी है। तो दूसरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो फिर अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या होगी, राइज होगी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स राइजेस विद अ राइज इन प्राइस, सप्लाई ऑफ गुड्स राइजेस विद राइज इन प्राइस। तो अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, बिकॉज गुड्स कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर उतना ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, एंड हेंस सप्लाई इज इंक्रीज्ड एट हायर प्राइस so as to earn more profit। तो जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी सप्लायर उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो डिमांड में इनवर्स रिलेशन था, सप्लाई के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी तरह से अगर हम कहें प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। तो ये हो गया हमारा पहला डिटर्मिनेंट, वो है प्राइस ऑफ ओन गुड्स, उसी गुड्स की प्राइस। सेकेंड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जैसे हम बात करते हैं दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई और दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की प्लेस पर काम में लिए जा सकते हैं। एक्स एंड वाई दो गुड्स है, तो अब एक जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उसके पास दोनों गुड्स है, एक्स भी है वाई भी है। अब अगर एक्स की प्राइस मान लेते हैं सेम है और वाई की प्राइस बढ़ रही है, वाई की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो जैसे ही वाई की प्राइस बढ़ेगी तो उस सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा वाई से। एक्स में तो पहले जितना था उतना ही है, लेकिन वाई में अभी क्या होगा, उसको पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब वाई में उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो सप्लायर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो अपने जितने भी एक्स्ट्रा फंड्स है वो सब कहाँ लगा दे, वाई के ऊपर। हो सकता है एक्स में से भी कुछ फंड्स निकाल के वो कहाँ लगा देगा, वाई के ऊपर, बिकॉज वाई में उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पर एक्स एंड वाई दोनों कौन से गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जहां पर गुड्स सब्स्टिट्यूट है और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है, तो यहां पर हम लिखते हैं व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो फिर सप्लाई यहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस then supply of y decreases। अगर x की प्राइस बढ़ेगी तो y की सप्लाई कम हो जाएगी, या अगर हम ऐसा कहें y की प्राइस बढ़ती है तो फिर x की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट देयर इज इनवर्स रिलेशन, एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी, दूसरे की सप्लाई कम होके वो जो पैसा बचेगा वो हम कहाँ डाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब इसको पढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर देन द गुड्स इन क्वेश्चन। तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रोड्यूसर्स विल देयरफॉर टेंड टू शिफ्ट देयर रिसोर्सेज टू प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करेगा सब्स्टिट्यूट पे, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, दूसरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। अब एक एग्जांपल यहां क्या दिया है, इफ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस, राइस की प्राइस बढ़ रही है, तो फार्मर्स क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर लैंड उनके पास अवेलेबल है अभी उसके ऊपर वीट ग्रो कर रहे हैं। अब अगर राइस की प्राइस बढ़ेगी तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वीट को हटा करके नेक्स्ट क्रॉप्स वो राइस के लगाए, बिकॉज राइस में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो फार्मर्स में शिफ्ट देयर एग्रीकल्चर लैंड टू राइस प्रोडक्शन रादर देन अदर क्रॉप्स, दूसरे क्रॉप्स की बजाय राइस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड, विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां पर कैसा रिलेशन बना? इनवर्स रिलेशन। थर्ड इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमें गुड्स को बनाने में मदद करती है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करती है, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर हमें कोई भी गुड्स बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगी? एक जगह चाहिएगी जहां पर हम उस गुड्स को बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं लैंड। सबसे पहले होगी लैंड। फिर उसके बाद अब हमारे पास लैंड अवेलेबल है, उस पर काम करने के लिए कोई तो चाहिए, दैट इज लेबर। उसके ऊपर हम एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके काम होगा। तीसरा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है हमें रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, मशीनरी लानी पड़ेगी और पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके हम उस मटेरियल को प्रोसेस करेंगे। और इन तीनों को इकट्ठा कौन करेगा? लेबर, कैपिटल एंड लैंड, इन तीनों को कौन इकट्ठा करेगा? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार चीजें मस्ट है, इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हुए? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब पढ़ते हैं इसे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू इनपुट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। तो वो सारी चीजें जो हमने काम ली है आउटपुट को बनाने के लिए, उसको हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ हो गया एंटरप्रेन्योर। अब इसका सप्लाई से क्या कनेक्शन है ये समझते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे अगर हम कहें लेबरर ने बोला हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, पहले वो 300 रुपीज में काम कर रहे थे, अभी उन्हें 400 चाहिए, तो अगर वेजेस रेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स को बनाने की कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर वेजेस बढ़ रही है मतलब हमारी कॉस्ट राइज हो रही है, और अगर कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, बिकॉज यहां पर हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ कॉस्ट में चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? फॉल होगा। और जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर क्या करेगा? अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो किसी भी तरह की कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई यहां पर कम हो जाएगी। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सप्लाई, या हम कहते हैं बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर राइज होती है, अगर हमने कोई पैसा बोरो किया है, अब बोरो किया है, रेट उसके ऊपर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ? हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब पढ़ लेते हैं। राइज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन causes an increase in the cost of making those goods. तो cost rise हो रही है, and this causes an adverse impact on profitability and supply declines, and producers tend to shift to another line. तो कोई मिला के प्रोड्यूसर वहां से अपनी सप्लाई कम करेगा तो कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। दिस इज थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम किस टेक्नोलॉजी को काम में लेके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी टेक्निक हम यूज लेके गुड्स को बनाते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, अपग्रेडेशन होता है, तो जितना इंप्रूवमेंट होगा टेक्नोलॉजी के अंदर उतना क्या होगा? हमारी टाइम सेविंग हो सकती है, हमारी कॉस्ट बच सकती है, तो उतना हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। सो इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इनोवेशन या इन्वेंशन क्यों करते हैं? ताकि हमारी कॉस्ट कम हो सके, एंड ऑल्सो लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोर और बेटर गुड्स। तो जब इन्वेंशन होगा तो हमारी कॉस्ट कम आएगी,
कॉस्ट कम आएगी, साथ में हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। ओवरऑल हम कहेंगे हमारी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट दैट आर डिस्प्लेस्ड। मतलब जो पुरानी टेक्निक थी, जो पुराने गुड्स थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और नई टेक्नोलॉजी वाले गुड्स धीरे धीरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेंशन होगा और इधर सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है? तो जहां भी बात आती है गवर्नमेंट की, सीधा हमें सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बारे में सोचना है। सबसे पहला तो है सब्सिडी और दूसरा होता है टैक्सेस। पहला सब्सिडी और दूसरा टैक्स। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है? कई बार गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है, या वो गुड्स नेसेसरी है, ज़रूरी है, हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट है, या किसी ऐसे एरिया के अंदर हम बना रहे हैं जो एरिया बैकवर्ड है, तो भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो जब किसी सप्लायर को सब्सिडी जो मिल रही है इंक्रीज हो जाए, इफ सब्सिडी इंक्रीजेस, तो सब्सिडी मिलना इसका मतलब होता है गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ इनफ्लो हो रहा है। तो जब सब्सिडी बढ़ती है, इसका मतलब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एज सब्सिडी इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर कह दें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सब्सिडी कम कर दी या हटा दी, रिमूव कर दी, तो ऐसा करने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर सब्सिडी। फिर बात आती है टैक्सेस की। अब टैक्सेस कई बार इम्पोज करते हैं, किसी पे टैक्स हमने बढ़ाया, किसी पे कम किया, तो जहां पर टैक्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जीएसटी पहले टैक्स की रेट थी 10%, फिर 12%, अब 18%, तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो टैक्स बढ़ना इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी मतलब हमारा प्रॉफिट कम होगा एंड सप्लाई विल फॉल। तो टैक्स बढ़ना, इधर सप्लाई का कम होना, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर हम कहें टैक्स कम कर दिया किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, या टैक्स हटा दिया, तो फिर सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी। सो इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टैक्सेस लगाने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है एंड इट वुड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, उससे हमारी सप्लाई कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी, it reduces the cost of production and hence increase the supply of commodity. तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, अदर फैक्टर्स। अब इनके अलावा और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्लेस टू प्लेस, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज गवर्नमेंट कैसे बनाती है? जैसे 1991 में आपने सुना होगा लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बहुत लिबरल कर दी, आसान कर दी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, इंपोर्ट को हमने धीरे धीरे बढ़ावा दिया, एक्सपोर्ट को और ज्यादा हमने बढ़ावा दिया। तो ये सारी पॉलिसीज को चेंज करने से प्रोड्यूसर्स की सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। पहले लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, कोई भी काम शुरू करना है तो बहुत लंबी चौड़ी परमिशन हमें लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेनी पड़ती थी, तब जाके हम कोई काम शुरू कर सकते। लेकिन उन सारी चीज़ों को आसान कर दिया, लिबरल कर दिया। तो जब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को आसान कर दिया, तो अब कोई पर्सन अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो आसानी से अपना बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल है, इससे सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। फिर बात आती है गोल्स ऑफ अ फर्म। किसी फर्म की गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना है या ओनली प्रॉफिट्स पे ध्यान देना है, किस तरह का गोल है। तो कई बार कोई नई फर्म आती है, अब नई फर्म अगर आती है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो वो अपनी लो प्राइस के ऊपर भी ज्यादा गुड्स को सप्लाई कर सकती है।
इवन लॉसेस में भी कई बार वो सेल करती है ताकि वो मार्केट शेयर बना सके, मार्केट को कैप्चर कर सके। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं मोबाइल फोन्स के अंदर, सैमसंग जो बहुत बड़ी ब्रांड थी, तो उसके बाद वीवो एंड ओप्पो आने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने कम रेट पर अच्छी क्वालिटी के फोन्स को लॉन्च किया, तो सैमसंग की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन वीवो एंड ओप्पो ने कम रेट से स्टार्ट किया और आज उनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। तो ये हुआ गोल्स ऑफ फर्म, किस तरह का गोल है फर्म का। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, कैसी फैसिलिटीज है, रोड नेटवर्क कैसा है, रेलवे नेटवर्क कैसा है, क्या हम आराम से गुड्स को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स में क्या हो गया, उसके अंदर एयर, वाटर, रेन, ये सारी चीजें हैं, तो इन सब का इफेक्ट आता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, तो अकॉर्डिंगली हमारी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। सो नाउ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, तो यहां पर वही पॉइंट है जो भी हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पढ़ते हैं डेफिनेशन को। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, दूसरे सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, हायर द प्राइसेस ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, एंड लोअर द प्राइसेस स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। हेंस देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। So this is because higher is the price, so higher is the profitability, and hence higher will be the quantity supplied. Fine. चलिए अब इसी चीज को हम देखते हैं with the help of one table and diagram. यहाँ पर एक टेबल बनी है which is known as supply schedule. तो सप्लाई स्केड्यूल किससे फॉर्म होता है, डिफरेंट प्राइसेस पे एक सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है। Like when price of a commodity is ₹5, then consumer is ready to supply 15 units, and when price is 1, he is ready to sell only 10 units. तो उसके ऊपर एक पूरी टेबल हमने बनाई है। ₹1 पे 10 यूनिट्स, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40 and 5 पे 50. So as price increases, quantity supplied also increases. तो जहां पर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में है, फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीजेस, सेकेंड वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट मीन्स कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द फिक्स रूल। तो इसलिए सप्लाई कर्व ऑलवेज कैसा रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अपवर्ड स्लोपिंग हमने बनाया सप्लाई कर्व, और ये सप्लाई कर्व कैसे बनता है, जब हम ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पर इस पे मार्क कर दें, सो दिस इज price 1 and quantity 10, price 2 20, 3 30, 4 40, 5 50। तो इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आ जाएगा हमारा सप्लाई कर्व, राइट। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आती क्वांटिटी एंड वाई पे प्राइस। सो दिस टेबल इज नोन एज द सप्लाई स्केड्यूल, जहां पर प्राइस का इफेक्ट हम देखते हैं ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। Now the next point is movement along the supply curve. जिस तरह से हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा की वैसा पार्ट हमें सप्लाई चैप्टर के अंदर भी करना है। तो मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पे मूवमेंट कहां पर होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। When other things remaining constant due to change in price of commodity, quantity supplied of a commodity changes. दूसरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पर जो टर्म हमें यूज लेना है दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। ये एक फिक्स रूल है जो हमें पता होना चाहिए। अगर प्राइस में चेंज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो ऐसे केस में हम वर्ड यूज लेंगे क्वांटिटी सप्लाई।
अगर चेंज प्राइस में हो रहा है, और अगर चेंज है अदर फैक्टर्स, इफ चेंज इज इन अदर फैक्टर, that means only word supply will be used. अदर फैक्टर में चेंज है तो सप्लाई, और प्राइस में चेंज है तो क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, दैट मीन्स ये कब होगा, जब प्राइस चेंज होगी एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स पे क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई के ऊपर आ गई प्राइस। तो जो ब्लू लाइन है मिडिल में, ये शो कर रही है हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस इज पी एंड क्वांटिटी इज क्यू। नाउ अब एक सिचुएशन ऐसी आती है, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर प्राइस इंक्रीज होती है, नाउ सप्लायर क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगा। तो जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो सप्लाई कर्व है इसका मूवमेंट कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। तो दिस अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सपेंशन। या फिर और क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यहां पर वर्ड क्वांटिटी यूज करना जरूरी है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में मूवमेंट कहाँ होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, राइट और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग नहीं है, सेम कर्व रहेगा, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। इन अदर केस, अगर हम कहें इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, देन सप्लायर इज रेडी टू सेल सम लेसर यूनिट्स। सप्लायर कम यूनिट्स की सप्लाई करेगा। तो इन सच केसेस वी से इट इज कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वर्ड यूज होगा क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो मूवमेंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले हमारा जो पॉइंट था दैट वाज ई, अगर एक्सपेंशन हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट, न्यू पॉइंट इज E1, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट, न्यू पॉइंट इज E0, राइट। तो सप्लाई के अंदर हमें ध्यान रखना है, अगर प्राइस चेंज होती है दूसरे फैक्टर्स सेम रहेंगे तो सप्लाई कर्व विल नॉट शिफ्ट। सप्लाई कर्व पे ही मूवमेंट होगा, इधर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड इज नोन एज एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का दूसरा नाम इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। चलिए एक बार पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। एक्सपेंशन क्या कहता है हमारा टर्म एक्सपेंशन, when supply of a commodity increases due to increase in its price, it is simply expansion of supply and it is shown by upward movement of the supply curve, and it is also known as increase in quantity supplied. Similarly, contraction, when supply of a commodity decreases due to fall in price, due to fall in price, it is known as contraction in supply. It is shown by downward movement, movement होगा downward of the supply curve, and it is also known as decrease in quantity supplied. Word use हो रहा है quantity supplied, right? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट सेज, सेकेंड पार्ट ये कहता है अगर प्राइस फिक्स्ड है देन अदर फैक्टर्स चेंजेस, तो दूसरे फैक्टर जब चेंज होंगे तो सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, इधर राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड, या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो टेकिंग द फर्स्ट डायग्राम, SS is the supply curve, horizontal straight line is the price जो कि बनी है रेड लाइन से, और क्योंकि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है सो अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग।
कुछ फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो जब कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे तो हो सकता है वो हमारे फेवर में हो सकते हैं या अगेंस्ट में हो सकते हैं। तो अगर वो कोई भी केस, अगर कोई भी कंडीशन सप्लायर के फेवर में है तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई, सप्लायर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इन सच केसेस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर कोई भी सिचुएशन सप्लायर के फेवर में है तो। और अगर कोई भी सिचुएशन सप्लायर के अगेंस्ट में है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फर्स्ट डायग्राम में एस एस इज द सप्लाई कर्व। अब कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि लाइक अदर फैक्टर चेंजेस, लाइक प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल रेंट। अगर रेंट रिड्यूस हो जाता है, इफ रेंट डिक्रीजेस, तो रेंट अगर डिक्रीज होगा दैट मीन्स प्रॉफिट ऑफ सप्लायर विल इंक्रीज, और सप्लायर का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा देन सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई। तो ऐसे केस में सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो जो हमारा राइट वर्ड कर्व बना है नया वो है S1। तो S1 इज अ कर्व पैरेलल टू S, तो सप्लाई कर्व के बिल्कुल पैरेलल में एक कर्व बन जाएगा S1। तो जब ये चेंज होगा दैट मीन्स हमारी क्वांटिटी पहले से चेंज हो जाएगी। पहले हमारी क्वांटिटी थी 0 टू Q, ओरिजिन से लेके Q तक, लेकिन जब ये कर्व शिफ्ट होगा तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स सप्लाई विल राइज। तो कोई भी सिचुएशन सप्लायर के फेवर में है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस यहाँ फिक्स्ड है, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड जो सेकंड डायग्राम है उसमें अगर हम देखें, अगर कोई सिचुएशन अनफेवरेबल है लाइक वेजेस रेट, इफ वेजेस रेट इंक्रीजेस That means cost of production will increase, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी देन सप्लायर विल रिड्यूस द सप्लाई। तो यहाँ के हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो जैसे ही सप्लाई कम होगी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी सप्लाई कर्व की। तो जैसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी मतलब क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सो इस फर्स्ट डायग्राम में जहां पर राइटवर्ड शिफ्टिंग हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। एंड जो सेकेंड डायग्राम है जहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है उसे कहा जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, राइट। तो ये दो केसेस हमारे पास बन गए। अब एक बार रीड कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पैरा लिखा है, ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स अदर देन प्राइस, इफ द क्वांटिटी सप्लाई चेंज then it is known as change in supply. In such a situation either supply curve shift towards left or towards right. So when supply curve shifts towards the right as the result of change in one of the factors other than the commodity's own price, खुद की प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, फेवर में है और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। एंड सेकेंड केस, जब किसी फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। सो दीज आर द टू केसेस, राइट। अब अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें, लाइक सम मोर केसेस अगर हम लेते हैं, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल हो जाएगी तो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी सप्लाई में क्या चेंज आएगा, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ वी से सप्लाई ऑफ एक्स, इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स देन सप्लाई ऑफ वाई इंक्रीजेस, तो वाई की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो इन सच केसेस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लाइक कौन सी सिचुएशन के अंदर, या एक सिचुएशन हमें गिवन होगी और ये बताना है राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या मूवमेंट होगा अलोंग द सेम कर्व। तो सिचुएशन को हमें एनालाइज करना है। तो सिचुएशन ये है, प्राइस में चेंज हो रहा है दैट मीन्स मूवमेंट, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स शिफ्टिंग।
अगर फेवर में है तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगेंस्ट में है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, देन वी से देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट है, देन सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, राइटवर्ड शिफ्ट। इफ सब्सिडी बाय गवर्नमेंट फॉल्स, डिक्रीजेस, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी, डिक्रीज कर दी, इन सच केसेस सप्लायर को क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली इफ सम न्यू टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, कोई नए टैक्सेस लगा दिए और भी से टैक्स रेट इंक्रीजेस, टैक्स की रेट बढ़ा दी, टैक्स इंक्रीज हो गए, तो ऐसे केसेस में अगेन क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल गिवन है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई के। तो फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल होगी देन सप्लाई विल राइज, इंक्रीज। सिमिलरली फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कम हो जाएगी, लाइक वेजेस रेट डिक्रीजेस और रेंट रिड्यूसेस। सिमिलरली फेवरेबल चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इन सब से सप्लायर को फायदा होगा, सप्लाई बढ़ेगी एंड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन सब का ऑपोजिट, इन सब का अगर ऑपोजिट है देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे अगेंस्ट में जा रही है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है ऑब्सोलीट हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है, तो इन सारे केसेस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दैट मीन्स डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो यहाँ तक हमारा मेन टॉपिक एंड होता है सप्लाई चैप्टर का, और इसके बाद से स्टार्ट होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो आज की डेट में आपको क्या काम करना है, इस पूरे चैप्टर को घर जाकर वापस गो थ्रू करना है, और यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पहले कंप्लीट करने हैं। कल हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ में, राइट। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम रिकॉल करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले था सप्लाई की डेफिनेशन। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, किसको ऑफर करते हैं, टू द मार्केट एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पीरियड पे प्रोड्यूसर किस किस प्राइस में गुड सप्लाई करना चाहता है, दैट इज सिंपली नोन एज सप्लाई। एंड सप्लाई क्या होती है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो सप्लाई हम एक पीरियड के लिए करते हैं, लाइक अ वीक, अ मंथ, ईयर, हम एक पॉइंट के ऊपर सप्लाई को मेजर नहीं करते। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई को हमने पढ़ा था। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिससे सप्लाई की वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट मीन्स प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है, मतलब मार्केट में प्रोड्यूसर उसको ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकता है, तो प्रोड्यूसर क्या कोशिश करेगा, उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। सो एज प्राइस इंक्रीजेज quantity supply also increases, so there is positive relationship, there is positive relationship between the price and quantity supply। ये कह रहा है हमारा पॉइंट नंबर 1। एंड इसके साथ में ऑलवेज क्या अटैच रहेगी, assumption, और वो assumption क्या है, ceteris paribus, which means all other factors will remain constant। एक बार में एक ही फैक्टर में चेंज होगा, दूसरे सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अगर गुड्स रिलेटेड है तो ऐसे केस में कैसा रिलेशन बनेगा, अगर एक्स की प्राइस बढ़ती है, अगर किसी एक्स गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर एक्स गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज करेगा, और जो वाई गुड्स है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्स की प्राइस इंक्रीज, वाई की सप्लाई डिक्रीज। तो ऐसे केस में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। वाई की सप्लाई डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक्स
कि प्राइस बढ़ रही है, एक्स में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और प्रोड्यूसर का, सप्लायर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। इनमें से अगर किसी की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर रेंट इंक्रीज हो गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया तो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो अगर इनमें से कोई भी कॉस्ट राइज होती है तो सप्लायर विल रिड्यूस द सप्लाई बिकॉज उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो सेलर अपनी सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ा सकता है, बट अजम्पशन हमें याद रखनी है, दूसरे सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ओनली कॉस्ट में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट विल डिक्लाइन, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर विल रिड्यूस द सप्लाई, राइट। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले से बेटर हो गई, अपग्रेड हो गई, कम टाइम में ज्यादा गुड्स हम बना पा रहे हैं, दैट मीन्स ओवरऑल सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी में मेनली दो पॉइंट्स कवर होते हैं, वन इज टैक्स एंड सेकंड वन इज सब्सिडी। अगर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, सप्लायर को नुकसान होता है, सप्लायर क्या करेगा? तो टैक्स इंक्रीज होते ही सप्लायर विल डिक्रीज द सप्लाई बिकॉज कॉस्ट बढ़ रही है, राइज हो रही है। सिमिलरली सब्सिडी, अगर सब्सिडी इंक्रीज होती है दैट मीन्स गवर्नमेंट हमें वापस कुछ पैसा पे कर रही है, हम गुड्स बना रहे हैं, हमारे गुड्स या तो बेटर है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो रहा है, या हम किसी बैकवर्ड एरिया में बना रहे हैं इसलिए हमें सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी किसी भी कारण से अगर मिलती है बट सब्सिडी बढ़ रही है, ज़्यादा मिल रही है, ऐसे केस में सप्लायर को बेनिफिट होगा एंड सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई। एंड लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। ऐसे दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और क्या क्या है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारी कंट्री में किस तरह से है, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो सप्लाई उतनी स्मूथली होगी, उतनी बेटर होगी, राइट। तो ये हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। फिर बात आती है लॉ ऑफ सप्लाई। तो जो भी हमारा पॉइंट नंबर 1 था वही है लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब किसी भी दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशन होता है दैट मीन्स कर्व किस तरफ मूव करेगा? अपवर्ड। तो सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, price increases then quantity supply also increases, so there is upward sloping curve for quantity supply. Now the next thing is movement on the supply curve, also known as change in quantity supply, movement along the same supply curve or change in quantity supplied. तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, जब सेम कर्व पे मूवमेंट होगा दैट मीन्स देयर इज चेंज इन प्राइस चेंज होगी एंड ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, दूसरे डिटरमिनेंट्स रहेंगे कांस्टेंट, राइट। तो इफ देयर इज फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लायर विल डिक्रीज द सप्लाई, और सप्लाई डिक्रीज होगी तो मूवमेंट कहाँ पर होगा? तो मूवमेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम होना तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वर्ड क्वांटिटी यूज करना जरूरी है, तो क्वांटिटी वर्ड कब यूज होता है? जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में चेंजेस होते हैं, ओके। एंड इसका ऑपोजिट केस, अगर प्राइस बढ़ जाती है, सप्लायर ज्यादा रेट में सेल कर पा रहा है, सो इन दैट केस क्या होगा? देयर इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, दैट उसको हम और क्या कह सकते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ध्यान रखना है वर्ड क्वांटिटी यूज करना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, सो अपवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट है एंड देयर आर चेंजेस इन सम अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। कहाँ शिफ्ट होगा? या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, राइट। सो अगर कोई भी सिचुएशन फेवरेबल है टू द प्रोड्यूसर, टू द सप्लायर, फेवरेबल है तो वो सप्लाई इंक्रीज करेगा, तो सप्लाई कर्व विल
शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व। एंड इन केस द सिचुएशन इज अनफेवरेबल, सिचुएशन अगर अनफेवरेबल है सप्लायर के लिए तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके तो ये हमने पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, लाइक इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, राइट वर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेबर रेट, वेज रेट डिक्रीजेस, वेजेस रेट कम हो गई, राइट वर्ड शिफ्ट। ओके तो ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था, सप्लाई कर्व किस तरह से राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। सो ये हमने रिकॉल किया हमारा लास्ट पार्ट। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, एग्जैक्टली उसी तरह से हम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ ध्यान रखना है हमें वर्ड डिमांड की जगह पे आ जाएगा सप्लाई, राइट। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, कौन रिस्पॉन्ड करता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, किसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आता है, प्राइस में जो चेंज होता है उसके अगेंस्ट में क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करती है। बिकॉज अभी हमने कहा इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, बट हम यहां पर मेजर करेंगे कि कितना इंक्रीज होगा। प्राइस 10% बढ़ती है तो सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, तो हम उसका रिस्पॉन्स मेजर करेंगे कि रिस्पॉन्स डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, 10% है, 20% है, कितना रिस्पॉन्स है, ये हमें उसको मेजर करना है। ओके So elasticity of supply is defined as the responsiveness of quantity supply with respect to change in its price. It is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by the percentage change in its price. तो हम इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, elasticity of supply is delta QS। ये तो हुआ चेंज और आगे हमने लगा दिया परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। लेट अस टेक द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या सा केस बनता है, लाइक इस पे वैल्यूज में क्या चेंज आने लगता है। तो पहले हम लिखते हैं हमारा बेसिक फॉर्मूला, elasticity of supply is percentage change in quantity supplied upon percentage change in its price। तो इन दोनों वेरिएबल में से जब प्राइस हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है या फिर नेग्लिजिबल चेंज विच इज ऑलमोस्ट 0%, सप्लाई में चेंज हो रहा है अराउंड 10%। तो जब प्राइस कांस्टेंट है या नेग्लिजिबल चेंज है और सप्लाई में चेंज ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस हम कहेंगे सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज 10/0 इज इनफाइनाइट, 10/0 आता है इनफाइनाइट। ओके तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है। तो ऐसा नॉर्मली कब हो सकता है, जब कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो सप्लायर को लगता है कि उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, जो सप्लायर के माइंड में प्रॉफिट था वो उसको अर्न हो रहा है, तो वैसे ही वो एकदम से सप्लाई बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज द सिचुएशन। तो ऐसे केस में यहाँ पर सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, तो हमने कहा प्राइस तो कांस्टेंट है, तो प्राइस कांस्टेंट है सो देयर विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल, एंड जो क्वांटिटी है उसमें कितना भी चेंज आ सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट प्राइस हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें ऑलमोस्ट नो चेंज होगा।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी रखना है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक देन सप्लाई कर्व इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आंसर इज इट इज हॉरिजॉन्टल। या रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, व्हेन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल देन व्हाट इज द प्राइस, देन व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये हमें बताना है। तो ऐसे केस में आंसर होगा इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस हम लेते हैं, व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। अब ये वैल्यू मोर देन 1 कब आएगी? मोर देन 1 वाला केस कब एप्लीकेबल होगा? तो जब हम कहेंगे व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है। लाइक क्वांटिटी चेंजेस बाय 20% एंड प्राइस चेंजेस बाय 10%। तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 2। ऐसे केस में इलास्टिसिटी है 2, राइट। तो जब भी क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है और प्राइस में चेंज कम है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 1 होगी, राइट। तो डायग्राम यहां देख सकते हैं आप, डायग्राम यहां बना है। सप्लाई कर्व हमें पता है कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया प्राइस P और उस पे हमारे क्वांटिटी कितनी है Q, और ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर A। नाउ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस में इंक्रीज हुआ, जब प्राइस में इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो जब हम चेंज को मेजर कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं क्वांटिटी का चेंज ज्यादा दिख रहा है और जो वर्टिकल चेंज है प्राइस में वो चेंज कम दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से बनता है हमारा फिगर फॉर इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक मींस मोर देन 1। दिस इज केस नंबर 2। ओके, डन। चलिए थर्ड केस पे आते हैं और थर्ड का नेम है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी का मतलब होता है 1। तो 1 वाली सिचुएशन कब अराइज होगी? जब हम कहेंगे व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो जब दोनों में इक्वल चेंज है, जहां पर दोनों में इक्वल चेंज है तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। So 10% change in quantity and 10% change in price. तो elasticity is 1. तो अगेन कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, बट उसका जो एंगल है वो रहेगा अराउंड 45 डिग्रीज, बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा। तो इसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। तो जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज क्वांटिटी में है। So we can say that proportionate change in quantity supplied is equal to proportionate change in its price. Next, case number 4. Case number 4 says relatively less elastic. Elasticity थोड़ी कम है और we can say that inelastic supply. तो inelastic supply का मतलब यहां पर क्या होगा? When percentage change in quantity supplied is less than percentage change in its price. मतलब प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा है और सप्लाई के अंदर चेंज कम है, तो उसे हम कहेंगे इनइलास्टिक सप्लाई। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी में चेंज 10%, प्राइस में चेंज 20%। कितना गया? 0.5। इलास्टिसिटी इज 0.5। तो यहां पर प्राइस में चेंज कैसा है? ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है। तो डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो जो गैप हमको यहां दिख रहा है, जो प्राइस के अंदर ये चेंज हमको दिख रहा है, दिस इज मोर, एंड क्वांटिटी का चेंज जो हमको दिख रहा है, दिस इज लेस। ओके, तो यहां पर जो हमारा कर्व बनेगा, दिस इज स्टीपर। जब इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तब
केस हमारा कैसा होगा, द डायग्राम कैसा बनेगा, स्टीपर, सप्लाई कर्व इज स्टीपर। थर्ड वाले केस में जहाँ यूनिटरी इलास्टिक है, इसमें हम कहते हैं 45 डिग्रीज। सेकेंड वाला जो केस था, इसमें हमने कहा फ्लैटर। एंड जो हमारा फर्स्ट केस था और उसके अंदर हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट केस की तरफ, विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर हम कहेंगे वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज नील और वी कैन से नेग्लिजिबल। तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is equal to 0 upon any percentage is 0। तो यहां पर इलास्टिसिटी आ रही है 0। तो इलास्टिसिटी यहां पर 0 कब होगी, जब क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है और चेंज किस में होगा, ओनली प्राइस के अंदर, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सप्लाई कर्व हमारा कैसा बनेगा, सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। सप्लाई कर्व रहेगा वर्टिकल। ओके इन दोनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल देन इलास्टिसिटी इज 0 एंड हॉरिजॉन्टल देन इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, राइट। तो यहां तक अभी तक हमने ये पार्ट कवर किया है। अब आते हैं कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कैसे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है डिमांड के साथ में, तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर फॉर्मूला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसी को अगर हम ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या, लिख देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1। तो ये बन गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। और प्रोपोर्शनेट मेथड में हम क्या लेते हैं कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा Q यहाँ पर कैसे आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ Q1 एंड Q2। डेल्टा P कैसा आएगा, डिफरेंस ऑफ P1 एंड P2। याद रखना है इसको हम 2 - 1 भी कर सकते हैं, Q2 - Q1 एंड P2 - P1, बट जो भी होगा वो दोनों में सेम होगा। Q एंड P दोनों में 1 - 2 या फिर दोनों में 2 - 1, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है विच इज नोन एज द प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। सेकेंड इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट मेथड कब यूजफुल है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। पॉइंट मेथड तब यूज आता है व्हेन चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल, जहां पर बहुत माइन्यूट चेंज है, स्मॉल चेंज है, तब हम यूज कर लेते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। चलिए पढ़ते हैं इसको। अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसे मेजर करते हैं। एंड दिस मेथड इज यूज्ड when change in price and change in quantity supplied is very less, जहां पर change बहुत कम है। So both the situations before and after change can be seen at a single point। चेंज से पहले और चेंज के बाद दोनों ही पॉइंट हमें एक ही जगह पर नजर आते हैं। दैट मीन्स चेंज होने के बाद वो पॉइंट बदलता नहीं है, उसकी जगह चेंज नहीं होती है। सो लाइक प्राइस ऑफ अ गुड्स increases from 1 lakh to rupees 1,50,000 rupees। That means अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 1 लाख एंड 1,50,000 दोनों में एक ही पॉइंट पर दिखेंगे, बिकॉज द चेंज इज वेरी वेरी लेस। अब इसका जो फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है एंड इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो इसका फॉर्मूला है डिफरेंशियल ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी।
तो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। और डिफरेंशियल किसका करना है, इसको हमने थोड़ा गलत लिख दिया है। So elasticity of supply is equal to differential of quantity with respect to price multiply by price upon quantity। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी का डिफरेंशियल करना है प्राइस के रेस्पेक्ट में, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस अपॉन क्वांटिटी को, राइट। अब ये कैसे करना है, अभी आगे जाकर हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी हम सारे एक बार फॉर्मूलेस को गो थ्रू कर लें। तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ विच इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। नाउ द थर्ड वन, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क मेथड कब यूजफुल है, आर्क मेथड में जब चेंज ज्यादा होता है, वेयर चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी इज मोर, जहां पर चेंज ज्यादा होता है तो हमें दोनों पॉइंट्स सेपरेटली विजिबल होते हैं, चेंज होने से पहले एंड चेंज होने के बाद। तो देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ऐसे केस में हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज करेंगे। अब आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज क्वांटिटी को बेस लेते हैं एंड एवरेज प्राइस को बेस लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला जैसे आपको यहाँ डेरिवेशन गिवन है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। नाउ चेंज इन क्वांटिटी हम लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखते हैं, एवरेज प्राइस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, देन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस डेल्टा P अपॉन एवरेज प्राइस P1 प्लस P2 बाय 2 इंटू 100। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है। दोनों को हमने डिवाइड किया। अब इससे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बचेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। So this is the final formula for arc elasticity method। और यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं डेल्टा Q मीन्स Q1 माइनस Q2 एंड डेल्टा P1 माइनस P2। ओके, तो ये हो गए हमारे चारों फॉर्मूलेस। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है, when price is ₹3 then quantity supplied is 30 units, when price becomes 2 quantity supply is 10 units, then हमें फाइंड करना है elasticity of supply। तो अगर हम ये आर्क मेथड यूज करते हैं तो सारी वैल्यूज पुट की हमने फॉर्मूले में। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमने लिखा डेल्टा Q2 माइनस Q1 या फिर Q1 माइनस Q2 कैसे भी लिख सकते हैं। तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 30 माइनस 10 अपॉन में क्या लिखेंगे, 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी है, 3 सो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो उसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 20 बाय 40 इंटू 5 बाय 1। तो फाइनल आंसर इज 2.5। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग आर्क मेथड। जब वैल्यू 2.5 है, मोर देन 1 है, तो हम इसे कहेंगे इलास्टिक सप्लाई। ओके, तो यहां पर हमारा ये जो सारा कॉन्सेप्ट है सप्लाई का वो फिनिश होता है। और अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू y एक्सिस इसके पैरेलल। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, आंसर क्या होगा, 0। अभी हमने पढ़ा था, जब वर्टिकल है देन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। सेकेंड, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, गुड्स की सप्लाई का क्या मतलब है। तो अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल
एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें चारों में से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में था एक्चुअल प्रोडक्शन, सेकंड में टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक, थर्ड में स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, एंड जो पॉइंट नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है, इसमें हमारे डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स कवर हो पा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थर्ड, an increase in the supply of goods is caused by। इंक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी गिवन है या नहीं है आपको सोचना है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं है, मतलब प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस इज कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। फर्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो क्या इंक्रीज होगा सप्लाई में? यस होगा, ये करेक्ट लग रहा है। फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, वाई की प्राइस फॉल हो गई तो हमारे एक्स की सप्लाई तो बढ़ जाएगी, सप्लाई विल इंक्रीज। फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, वेजेस रेट कम हो गई, सप्लाई विल इंक्रीज। तो इन दैट केस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 4, elasticity of supply refers to degree of responsiveness of supply of a goods to change in its price. 5, contraction of supply is the result of। contraction में क्या होता है? जब प्राइस कम हो जाती है, सप्लायर अपनी सप्लाई कम करता है, तो कर्व मूव होता है डाउनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। 6, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स, वर्ड क्वांटिटी यूज नहीं किया है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब हो सकता है यहाँ पर शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और अगर वर्ड क्वांटिटी होता तो हम आंसर करते मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। 7, इफ द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हुआ 0, और जब 0 है तो कर्व में पता है वर्टिकल बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 8, व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, अगर सप्लाई प्राइस बढ़ जाती है देन प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ेगी सो प्रॉफिट विल आल्सो राइज। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट 9, अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी along with the same supply curve may occur due to। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, वर्ड क्वांटिटी यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखा है चेंज इन सप्लाई, along with the same supply curve, उसी सप्लाई कर्व पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन क्लैरिफाई हो गई कि उसी कर्व पे मूवमेंट है, तो उसी कर्व पे मूवमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे? दिस इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस फ्रॉम ₹30 to ₹40 per kg। तो P1 एंड P2 हमें गिवन है। सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 240 to 300, फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए सॉल्व करते हैं, हम इसे शुरू करना है पहले आपको, और कोशिश करके पहले फिनिश भी करना है। तब तक मैं धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन नोट कर लेता हूं, आपको पहले करके और फिर अपना आंसर मैच करना है, टैली करना है। अब पॉइंट ये आता है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया है मेथड के बारे में, आर्क मेथड यूज करना है, प्रपोर्शनेट पॉइंट कौन सा यूज करेंगे? तो जब कुछ भी गिवन नहीं है, P1 P2 Q1 Q2 भी गिवन है, तो ऐसे केस में ऑलवेज यूज करना है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क मेथड, अगर आर्क से आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे प्रपोर्शनेट के ऊपर, अदरवाइज हम प्रपोर्शनेट पे नहीं जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। P1 इज ₹30, P2 इज 40, Q1 240 and Q2 is 300. So elasticity of supply, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए क्या लिखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी
अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू सम ऑफ प्राइस अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस -60 अपॉन -10 इंटू 70 अपॉन 540। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। तो 0 से 0 तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर उसके बाद माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अब जो पीछे बचा 6 इंटू 7 42 डिवाइडेड बाय 54, सो आंसर इज 0.77। पॉजिटिव और नेगेटिव? आंसर इज पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए 0.77। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। परफेक्ट। नेक्स्ट शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम ₹15 to ₹12? P1 15, P2 is 12. Supply Q1 is 6 and Q2 is 5. फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी 6 minus 5 अपॉन चेंज इन प्राइस 15 minus 12 into 15 plus 12 upon 6 plus 5. So 1 upon 3 into 27 by 11 कितना आता है? 27 upon 33 is 0.8181. 0.8181. नाउ द प्रॉब्लम इज ये सॉल्यूशन हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है। कौन से मेथड से? आर्क मेथड से। तो फिर क्या करना है? तो अब हम जाएंगे प्रोपोर्शनेट पे। पहले नहीं जा सकते थे लेकिन अब जाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P1 अपॉन Q1। So 1/3 into 15/6। तो फाइनल रिजल्ट कितना रहा? 0.833। ये मैच कर रहा है आपके ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बस आपको यही काम करना है। आर्क से मैच नहीं हो तो जाना है प्रोपोर्शनेट पे, अदरवाइज आंसर वहीं पर आ जाता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कोई डाउट हो तो फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस द प्रोड्यूसर इज सेड टू हैव। तो हम क्या कहेंगे? when the change in quantity supplied is proportionate, उसके सिमिलर है टू चेंज इन प्राइस, दोनों में इक्वल चेंज है, और जहां इक्वल चेंज आता है देन रिजल्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। expansion in supply refers to a situation when the producers are willing to supply। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? एक्सपेंशन का मतलब प्राइस बढ़ रही है और सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने को रेडी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन सेज लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट इंक्रीज प्राइस। सेकेंड, लार्जर कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेशन। नो, टैक्सेशन का कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड वन, लार्ज क्वांटिटी एट सेम प्राइस, सेम पे ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा सप्लायर। एंड फोर्थ है लार्ज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज प्राइस, कम प्राइस पे सप्लाई कम हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी और एक्सपेंशन होगा। 14। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक फिर से आ गया, कितनी बार आएगा? सो क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी
ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी। और जितनी बार यहां रिपीट हो रहा है ये आप मान के चलो ये इसी फॉर्मेट में एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए आपको याद रह जाना चाहिए। 15 इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी पहले से बेटर हो गई तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो सप्लाई कर्व कहां जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 16 सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, कौन सा होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो आंसर क्या करेंगे, ट्रू। ऑप्शन नंबर ए। 17 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा है। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो फिर, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो हमने कहा इलास्टिसिटी अगर 1 से ग्रेटर है दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइस। तो कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सेज प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। 18 क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझ लें, स्पेशली जिन्होंने मैथ्स में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है कभी भी। वैसे आपके सीए के सिलेबस में डिफरेंशिएशन है और ये आपको कवर हो जाएगा आपके मैथ्स वाले टॉपिक में, बट जब तक वहां पर कवर नहीं होता है हमें इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है, शुरू करते हैं। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज क्वांटिटी इक्वल टू -100 प्लस 10p, हमें एक फंक्शन दे रखा है -100 प्लस 10p, फाइंड करना है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन द प्राइस इज ₹15, प्राइस दे रखी है 15 रुपीज। अब देखें जब पॉइंट मेथड होता है हमने एक फॉर्मूला लिखा है, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन में प्राइस तो गिवन है, अब क्या निकालनी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें प्राइस की वैल्यू पुट कर दूं तो क्वांटिटी आ जाएगी। So quantity equals -100 plus 10 into 15, तो कितना आएगा 50, क्वांटिटी आ गई 50। तो अब सॉल्व क्या करना है, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटिटी की जगह पर क्या रखेंगे, हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन 100 प्लस 10p डिवाइडेड बाय dp मल्टीप्लाई बाय p अपॉन q, p कितना है 15, क्वांटिटी आ चुकी है 50। यहां तक तो कर लिया। अब पॉइंट आता है हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो दो छोटे छोटे से रूल आपको बता रहा हूं और उसकी हेल्प से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर है कांस्टेंट है, उसका आपको डिफरेंशियल निकालना है, हमेशा कितना होगा 0। किसी भी नंबर का अगर आपको डिफरेंशियल निकालना है तो डिफरेंशियल कितना होगा 0। नंबर 10 का कोई बोले आपको डिफरेंशियल निकालना है 0, 100 का निकालना है 0, 15 का निकालना है 0, 1000 का निकालना है 0, किसी भी नंबर का डिफरेंशियल क्या होगा 0 होगा, पहला रूल। दूसरा, जब हमारे पास नंबर के साथ कोई वेरिएबल भी अवेलेबल है या ओनली वेरिएबल भी अवेलेबल है तो उसका डिफरेंशियल हम कैसे निकालेंगे। लाइक हमारे पास वेरिएबल x है, जब ओनली x लिखा है तो उसकी पावर में इसकी पावर कितनी होती है 1, इसकी पावर 1 होती है। अब अगर हमें मान लो x का डिफरेंशियल करना है किसी के रिस्पेक्ट में तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो x का डिफरेंशियल क्या होता है कि x की जो पावर है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर अभी पावर 1 है इसको हम 1 से रिड्यूस कर देंगे और जो पावर ऊपर थी वो आगे आ जाएगी। तो ऊपर पावर क्या थी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो अगर x एक वेरिएबल है तो x का डिफरेंशियल क्या हुआ 1। अगर हम कह रहे हैं p एक वेरिएबल है तो p का डिफरेंशियल क्या हुआ 1,
ए एक वेरिएबल है तो ए का डिफरेंशियल क्या हुआ 1। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 5x का आपको डिफरेंशियल निकालना है, तो 5x का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 अलग नहीं है, 5x के साथ में ही है, तो 5 एज इट इज रहेगा, x की पावर 1 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर बन गई 0। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 5। तो 5x का डिफरेंशियल कितना हो गया 5। 7x होता तो 7, 100x होगा तो 100। ओके तो बस इतना सा आपको समझना था। अब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करना है हमें -100 का, क्या होगा 0, प्लस 10p का डिफरेंशियल करना है, तो 10p का कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 50, फाइनल रिजल्ट इज 3। तो ये आ गई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ डाउट ये आते हैं कि अपॉन वाला डीपी का है। अपॉन डीपी का मतलब है कि हमें प्राइस के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करना है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था 10p, इसलिए हमने जो नीचे लिखा हुआ है डीपी। तो आप ऐसा रफली समझ सकते हैं पी और पी कुछ कैंसिल हो जाए, बट यहाँ पे उसका मतलब होता है डीपी हमें डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। ओके तो इलास्टिसिटी आ चुकी है हमारे लिए 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके तो ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट इज व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। क्या दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यहाँ डिमांड लिखा है सप्लाई नहीं लिखा, सो दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट। हमें पूछा है कौन सा करेक्ट है। सेकेंड, सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। क्या सीजन बदलती है तो सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। सीजन अगर गर्मी का होगा और जो कमोडिटी है वो सर्दी में ज्यादा काम आती है तो सप्लाई विल गेट इफेक्टेड। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड, टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई, ये भी इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर। पॉइंट 4 सेज विद लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी। ये बात सही है, अगर कॉस्ट कम होगी तो हमें ज्यादा सप्लाई करने में फायदा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20, शॉर्ट रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, उसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस, कि मार्केट में जो गुड्स अवेलेबल है जिस प्राइस पर उपलब्ध है उसे हम कहेंगे शॉर्ट रन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 21 सिमिलर है जो हमने अभी तक क्वेश्चन कर रखे हैं, ये आपका होमवर्क है, आप करके ला सकते हैं। 22, if a 20% fall in price brings about a 10% fall in quantity supply। क्वेश्चन ने कहा प्राइस में फॉल कितना है 20%, क्वांटिटी में कितना है 10%, सो 10/20 इज 0.5, ऑप्शन नंबर बी। 23, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। 24, when supply curve shift to the right there is dash in supply, supply curve rightward अगर shift होता है तो उसे हम कहेंगे there is increase in supply, option number A। and 25, horizontal supply curve, horizontal है x axis के parallel, so in that case elasticity of supply is क्या होती है, अगर horizontal है it is infinite, option number B। ओके तो यहां पर फिनिश होता है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।